जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्ज़ाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको बीपीएससी प्री के लिए सीरीज जो चला रहे हैं उसमें हमारा आज इंडियन जियोग्राफी का सेक्शन होगा। हमने आपको हिस्ट्री का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, साइंस का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं और हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जियोग्राफी से इंडियन जियोग्राफी का सेक्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। ये जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें सभी, इसमें आपके लिए जो बिहार टीचर है उसके लिए भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है और बीपीएससी प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट सीरीज है ही है। तो इसलिए आप लोग बीपीएससी जितने प्री वाले स्टूडेंट हैं और बिहार टीचर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं और बिहार पुलिस वाले बच्चे भी इसको जीएस के तौर पर देख सकते हैं क्लास, क्योंकि आपको जीएस से काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। आपके लगभग 20 से 25% सेम टू सेम प्रीवियस से उठा के दे देता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन जियोग्राफी का सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है भारत विस्तृत है, यानी कि भारत का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है कितने से कितना विस्तृत है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत हमारा नॉर्थ ईस्ट अक्षांश में लाई करता है, जिसमें कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध अर्थात नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तृत है। अगर हम लोग देखें ईस्ट टू वेस्ट तो हमारा कहाँ से कहाँ लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर लाई करता है। तो हमारे इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर कोई नहीं दिया हुआ, सही दिया। तो आंसर हमारा सही क्या है? ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, ये उत्तरी अक्षांश का है और ये हमारा पूर्वी अक्षांश का है, सॉरी पूर्वी देशांतर का है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या अप्रोक्सीमेट कितनी है? 16.5%। तो आप अप्रोक्सीमेट क्या हो सकता है? आंसर है 17% हम मान सकते हैं, क्योंकि अब और पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग भारतीय प्रामाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे प्लस का डिफरेंस है। कितना? 5.5 घंटे हम लोग यानी इंडिया के लोग आगे रहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। हुंडू प्रपात निर्मित है, तो हुंडू प्रपात कहाँ पर निर्मित है? तो ये आपके स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ हुंडू प्रपात, जो को हुंड्रू फाल ये रांची से 45 मीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी हाइट लगभग 320 फीट है, अर्थात 98 मीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अब यहाँ पर आप लोग काफ़ी लोग मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा किसकी है? भारत की सर्वोच्च चोटी, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल की हाईएस्ट चोटी है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2 सबसे हाईएस्ट पीक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिम रेखा किसके बीच मानी जा सकती है? तो 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में मानी जाती है। इसको जो स्नो लाइन है ये अलग अलग जगह अलग अलग पाई जाती है, लेकिन जो ऑरेंज है उसकी लगभग 4300 6000 मीटर के बीच मानी जाती है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। किसकी बात कर रहा है ये? तो ये शिवालिक की बात कर रहा है। तो जो हिमालय का सबसे साउथ ईस्ट रेंज है कौन से? शिवालिक रेंज है, जो हिमालय का
पर्वत प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है और ये क्या है, हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणियों में एक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, क्या पूछ रहा है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी, ये शिवालिक अर्थात बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 मिलियन पूर्व अर्थात पेलियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। कब कब हुआ था, सेनोजोइक पीरियड में हुआ था। कब हुआ था, सेनोजोइक पीरियड में। भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, जो भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो कब हुए हैं ये, इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मीसोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में। तभी हमने बताया था आंसर क्या था, सेनोजोइक महाकल्प में हुए हैं। आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण कब हुआ है, सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। और हिमालय पर्वत भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत का एक एग्जाम्पल है। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार क्या है, तो छोटा नागपुर प्लेटो में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। यह क्या है, एक अग्रगंभीर है, क्या है, अग्रगंभीर है। ये मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग कितना है, 1100 मीटर मिलती है। और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पियो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक क्या है, अग्रगंभीर है। अगला क्वेश्चन, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। स्टेटमेंट सही है, तो दक्कन पठार का है एक्सटेंडेड पार्ट ही मेघालय पठार है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हमारा है। अगला क्या कह रहा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। किसके, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही दिया हुआ है। 1 2 3 स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएंगे। चौथा क्या कह रहा है, हिमालय के उत्तर भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो हिमालय की उत्पत्ति है, ये हमारा इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों के टकराने से उत्पन्न हुई है। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है, बल्कि चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं मिलता है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो गारो खासी जयंती किसका है, ये मेघालय का पार्ट है, गारो खासी जयंतिया। लेकिन इसमें आपका भुवन पहाड़िया ये मिजो हिल्स का पार्ट है, किसका है, मिजो हिल्स का भाग है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, क्या कह रहा है, इल्मेनाइट। तो इल्मेनाइट टंगस्टन का है, टाइटेनियम का है, गैलियम का है, टिन का है। ये आपका टाइटेनियम का मिनरल है, खनिज है। ये इल्मेनाइट एवं रूटाइल, ये टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। ये खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र, गुजरात से लेकर दीघा अर्थात पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत के तट रेखा की लंबाई लगभग, जो भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई लगभग 75 से 16 किलोमीटर के आसपास है, जो कि इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, कहाँ पहुँच रहा है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक जो वेस्टर्न घाट है वो क्या कहलाते हैं, तो आपका नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं।
तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका को जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटका में सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर एवरेज हाइट की बात की जाए तो इसकी एवरेज हाइट लगभग 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर हाइट लगभग है। अगला क्वेश्चन आते हैं, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित है नाथुला दर्रा है। कौन सा है? नाथुला दर्रा है। तो जो नाथुला दर्रा की ऊंचाई है 14,450 फीट है, अर्थात के बताया 4,404 मीटर है। जो जिला का जो हाइट है, जो जिला की आपकी हाइट 11,578 फीट है। और रोहतांग की आपकी 13,044 फीट हाइट है। और खैबर दर्रा की 3,510 फीट है। लेकिन अगर भारत सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा की बात की जाए तो वह यांगजी दीवान दर्रा है। क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा नाथुला दर्रा हो जाएगा सबसे हाईएस्ट पीक। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप आपका कहाँ है? तो आपका अंडमान निकोबार ईस्ट साइड है। और आपका लक्षद्वीप कहाँ है? ये वेस्ट साइड है। कौन सा हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम भारत में है। और यह भारत का एक क्या है? यूटी है, अर्थात यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। क्या है? एक यहाँ कोरल रीफ पाए जाते हैं, अर्थात प्रवाल उत्पत्ति का एक द्वीप है। क्या? प्रवाल उत्पत्ति का एक द्वीप समूह का एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है? क्या कह रहा है? लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं? तो लक्षद्वीप में आपके 36 आइलैंड है, जस्ट ऊपर बताया हमने। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। यह विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। और यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह महाराष्ट्र का क्या है? एक अंग है। क्या है? विदर्भ क्या है? एक महाराष्ट्र का एक पार्ट है। यह उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत पाया जाता है? क्या कह रहा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। अगर वन भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रों वनों के अंतर्गत आता है। और 2021 के अनुसार वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो निम्न राज्यों में वन क्षेत्र अर्थात कुल भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो आपका अरुणाचल आता है, अरुणाचल प्रदेश। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो मध्य प्रदेश आता है। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश, परसेंटेज के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पलानी पहाड़ी, अनईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। तो आपका जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों का मीटिंग पॉइंट है वो आपका कहाँ पर है? वो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ियों पर है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नामलई, नीलगिरी, कार्डेमम पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। जो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं वो आपकी कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। कौन से हैं? कार्डेमम। यहाँ पर कार्डेमम की खेती काफ़ी होती है, अर्थात इलायची की यहाँ पर काफ़ी खेती की जाती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा आपका राज्य राजस्थान है, दूसरा आपका एमपी है, तीसरा आपका महाराष्ट्र है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र।
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और तीसरा, भारत जनसंख्या के साथ तीसरा आपका कौन सा है? बिहार है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां कौन सा आपका? ये भी बिहार है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकृतित है? यानी कि जो द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये साउथ इंडिया में अधिकतर है। अधिकतर क्या? साउथ इंडिया में द्रविड़ लोग पाए जाते हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते था, ट्राइब नहीं पाए जाते? तो आपका वो हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, यहाँ पर ट्राइब नहीं पाए जाते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो भील आपकी जनजाति है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील, गुजरात, अभी जस्ट बताया हमने, भील गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जगह पाई जाती है। गद्दी ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कोटा ये तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा, टोडा भी, कोटा और टोडा दोनों तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये स्टेट हमारा गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी आपकी ये देवप्रयाग में मिलती हैं और क्या बनाती हैं? यही आपकी गंगा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गंगा बनाती हैं। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी पूछ रहा है? यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो ईस्टर्न साइड है। ये भारत में यारलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्या हमारा क्वेश्चन? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? क्या पूछ रहा है? तेल नदी। तेल नदी बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हो तो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज आंसर। तेल नदी किसकी है? महानदी की सहायक नदी है और यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी नदी अपना जाके बेसिन बनाती हैं, ड्रेनेज डेल्टा बनाते हैं? तो आपके इसमें गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी सभी क्या करती हैं? ईस्टर्न साइड अर्थात बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। लूनी, नर्मदा, तापी ये आपके वेस्टर्न साइड जाके गिरती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी हो जाता है, ए एंड बी। और लूनी, नर्मदा और तापी ये कहाँ पर गिरती हैं? ये अरब सागर में जा गिरती हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? शंख नदी, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर। इनमें से आपका कोई भी क्या है? उपनदी नहीं है। जो उत्तरी कोयल है ये झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल किसकी है? सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। और सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। गंगा की सबसे बड़ी यमुना ट्रिब्यूटरी है और दूसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सोन नदी है, जो कि पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें आपका क्या है? नन ऑफ दीज आंसर दिया हुआ है। क्या आपका? नन ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अभी जस्ट बताया था हमने,
सोन और गंगा नदी का जो मीटिंग पॉइंट है ये पटना है। कहाँ पर दोनों मिलते हैं? जो सोन नदी है गंगा में जाके पटना में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, उत्तरकाशी, भागलपुर, कानपुर। तो आपका जो उत्तरकाशी है ये गंगा नदी किनारे पर स्थित नहीं है। उत्तरकाशी एक गंगा नदी किनारे पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे ड्राइस्ट स्थान कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, लेह। तो लेह भारत का सबसे ड्राइस्ट प्लेस है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। कौन कौन सा है? अमृतसर एंड शिमला। परंतु उनकी क्लाइमेट जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो जो उनकी क्लाइमेट दोनों का चेंज है उसका क्या कारण है, ये रीजन पूछ रहा है। तो उसका जो मेन रीजन है उनकी हाइट है। उनकी ऊंचाई में क्या है, भिन्नता पाई जाती है। जो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में क्या है, भिन्नता। उसका मेन कारण क्या है, उनकी दोनों की हाइट है। जो अमृतसर की हाइट है वो एवरेज हाइट लगभग 175 मीटर है, और शिमला की बात की जाए तो इसकी जो एवरेज हाइट है लगभग 450 मीटर है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ पर होती है और किससे मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मिलती है भारत को वर्षा। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, दोमट या लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो जो लोम सॉइल है उसमें मुख्यतः सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। जो दोमट मिट्टी है उसमें लगभग आपके 40% बालू कण पाए जाते हैं, लगभग 40% आपका क्ले होता है, और 20% आपका गाद के कण पाए जाते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, आपका आलाब एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? क्या कह रहा है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो कौन सी है? चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो किससे होती है? त्रिवेणी नहर से। ये आपका पुराना क्वेश्चन है, 2016 का है। तो उस टाइम त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होते थे, लेकिन करेंट टाइम की बात की जाए तो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। और कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। क्या कह रहा है? हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के कौन कौन से घटक हैं? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो ये क्या सभी ऑप्शन इसमें सही है आपके हैं। जो हरित क्रांति के घटक हैं इनमें सभी आपके 4 ऑप्शन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? क्या कह रहा है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कुशल सिंचाई, कीटनाशक का प्रयोग, गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरकों का प्रयोग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आला फेबब, यानी आप अच्छे बीज यूज करेंगे, सिंचाई की सुविधा अच्छी होगी, कीटनाशक प्रयोग करेंगे, क्या होगा आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इंद्रधनुष से क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुष क्रांति का किससे संबंध है आपका? तो ये आपका श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, यानी कि इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी कब? 2000 में। और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका कच्चा तेल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आपका गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन से, नीली क्रांति आपका मत्स्य यानी मछली उत्पादन से है, हरित क्रांति आपका खाद्यान्न से है, और लाल क्रांति आपका मांस और टमाटर से है, और पीली क्रांति आपका तिलहन से है।
भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है, तो सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? तो गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सेम क्वेश्चन, गेहूं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? क्या करा? बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान, आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश है। करंट टाइम में सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में होता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ऐसा कौन सा राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा केसर का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? जम्मू कश्मीर आपका है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? क्या कह रहा है? नकदी फसल कौन सी नहीं? जूट, मूंगफली, गन्ना, ज्वार। तो आपका ज्वार क्या है? ये खाद्यान्न फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के संपन्न हैं? ऐसे कौन से दो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का प्रोडक्शन होता है? तो आपके कौन कौन से हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क संपन्न राज्य कौन सा है? एमपी और उड़ीसा है। कौन कौन सा है? एमपी एंड उड़ीसा है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वायलाडीला में किसका खनन होता है? क्या कह रहा? वायलाडीला में किसका खनन होता है? तो वायलाडीला में हेमेटाइट का प्रोडक्शन होता है। और वायलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। वायलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, तो कहाँ पर है? झरिया में है, जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है खाने कोयला की? तो झरिया में है। झरिया के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर क्या है? अवस्थित है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? क्या कह रहा? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ये आपका कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। झारखंड के झरिया कोलफील्ड में होता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? बता चुके हैं, कोयला। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना। तो निम्न कोट का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों के उपयोग में क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो इनमें से कौन कौन सी मेन समस्या है? 2, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। जो भारत में कोयला पाया जाता है वो निम्न कोट का पाया जाता है, यह स्टेटमेंट को सही दिया है। धुलाई में भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि क्षमता कम है, और कोकिंग कोयला के आयात पर निर्भरता भी है, और कार्य संचालन कीमतें भी इसका डिपेंड करता। तो ये आलाप एवं हो जाएगा क्या समस्या है? क्या है? आलाप दीज। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल का भंडार भारत में कहाँ पर है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्रा घाटी का तेल भंडार है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो सबसे पहले कब हुआ था तेल या ऊर्जा संकट? ये आपका 1980 के दौरान पर। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। क्या कह रहा है? 1994। तो प्रति व्यक्ति एनर्जी की खपत कितने थे? 300 किलोग्राम तेल के बराबर, 360, 243, 343। तो 1994 अप्रोक्सीमेट 244 किलोग्राम के बराबर थे। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? करंट टाइम में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करने वाला कौन सा? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली की विक्रय। क्या कह रहा है? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये भी सही दिया है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वित किया है। तो इसमें भी आपका आला फैब आंसर है, मतलब सभी ऑप्शन सही दिया हुआ है। टिस्को कौन सा? टिस्को प्लांट किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को प्लांट, तो टिस्को प्लांट ये आपका, इसका फुल फॉर्म का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कि है वो टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। और ये कहाँ पर है? टाटा नगर, जमशेदपुर में है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए? तो डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़े। तो तांबा उद्योग आपका ये राजस्थान के खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, और यहीं पर तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बता चुके हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। तो क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है आपका? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, और इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख नगरों को जोड़ना था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। किन को जोड़ा है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ना था। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का 40% सड़क परिवहन किससे होता है? लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पर पार करती है? यानी कि अटल टनल पार करती है किसको? ये आपकी पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, जो लगभग 9 किलोमीटर लंबा अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? जो अधिकतम दूरी तय करने वाली कौन सी है? त्रिवेंद्रम सेंट्रल है। कौन सी है? त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती थी। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुति डाक सेवा का आरंभ किया है। तो द्रुति डाक सेवा का आरंभ कब किया गया था? ये 1986 में किया गया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ है? कब किया गया था ये भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा का कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू किया गया था। पट रीजन, पट अंचल अवस्थित है। तो पट रीजन कहाँ पर है? झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया आपका कहाँ पर स्थित है? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में आपको लगाना है।
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर आपका आता है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरा, फिर उसके बाद आपका क्या है? उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो करंट के अनुसार सबसे बड़ा आपका लेह लद्दाख राज्य, लद्दाख यूटी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है। कौन सा है? लेह। और जिले में सबसे बड़ा स्टेट में सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ है। स्टेट में आपका कच्छ है, यूटी में आपका लेह है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम आपका जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उन सभी से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। क्या हो जाएगा आपका? 7। इसमें आपका पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट प्लस पश्चिम बंगाल से क्या असम घिरा हुआ है। गद्दी लोक निवासी है। तो गद्दी लोक निवासी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। बोडो, बोडो निवासी है। तो बोडो कहाँ की है? गारो पहाड़ी की है, यानी मेघालय के। गारो जनजाति, ये भी गारो खासी जनजातियाँ कहाँ की है? सभी मेघालय की हैं। क्या हो जाएगा आपके इसमें? मेघालय आंसर हो जाएगा। गंगा के जलोढ़ मिट्टी गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूम सतह के नीचे लगभग है। तो जो गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई लगभग लगभग कितनी है? 600 मीटर तक होती है। ओल्ड हम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेप की मोटाई लगभग 4000 से 6000 मीटर 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार कितना है? 2000 मीटर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। जो कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। नर्मदा की आपकी 1312 किलोमीटर है। महानदी की 850 किलोमीटर है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, कानपुर। तो सबसे बड़ा कौन सा शहर है? कानपुर है। तिब्बत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी का स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। तो मानसरोवर झील से तीनों नदियों का स्रोत है। ब्रह्मपुत्र का भी है, सतलज का भी है और सिंधु नदी का भी है। आलाप एवब हो जाएगा इसमें आपका आंसर। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? कौन से पूछ रहा है? मानस। मानस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्र की क्या है? ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। और बात की जाए ब्रह्मपुत्र की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो इसमें आपकी जयमौली है, तिस्ता है, कामेंग है, सुबनमिरी है, धनसरी है, सुबनसिरी, धुवनसरी, बूढ़ी दियांग, दिसांग और कोपली है। ये कभी सभी क्या हैं? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय से तुलना करना है। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें आपको सही दिया हुआ है, क्योंकि जो हिमालय नदियाँ हैं वो लगभग 12 महीना फ्लो करती हैं, लेकिन आपकी जो सदर्न स्टेट की नदियाँ वो वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। हिमालय नदी के ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती थी। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत दिया हुआ है। तो ऊपर के आपके सही है, 1 और 2। कौन सी नदी फॉल्ट थ्रो से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है आपकी? नर्मदा है। नर्मदा नदी आपकी
विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य ब्रज घाटी से होकर फ्लो करती है। किसके किसके? विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पश्चिम की ओर यानी वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ, अर्थात आपका अरब सागर में कौन कौन सी नदी फ्लो करती हैं, गिरती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। तो आपकी नर्मदा और ताप्ती ये दो नदी आपकी कहाँ पर जाकर गिरती हैं? ये आपका अरब सागर में जाकर गिरती हैं। क्या हो जाएगा आपका? 1 एंड 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी आपकी कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट से? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और ये कावेरी नदी आपकी कर्नाटका के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई 800 किलोमीटर लंबाई पूरी फ्लो करती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलते हैं। तो सोन, नर्मदा, महानदी कहाँ से निकलते हैं? तो सोन और आपकी नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि आपकी महानदी ये धमतरी शिवा पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो दामोदर रिवर आपकी ये छोटा नागपुर प्लेटो की पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई लगभग 592 किलोमीटर है। और इसको पश्चिम बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूम बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन भूम बंधित नदी है? यानी कि भूम बंधित मतलब क्या है कि आपकी ऐसी रिवर जो आपके ओशन में जाकर नहीं गिरती, वो लैंड में आके फिनिश हो जाती है। तो आपकी लूनी रिवर है। कौन सी रिवर है आपकी? ये लूनी रिवर है, जो कि आपकी ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है और ये गुजरात के कच्छ में जाके वहीं पर गायब हो जाती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी नदी अपना कोस्ट शिफ्ट की है? सोन नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो सबसे ज़्यादा अपना कोर्स शिफ्ट करने वाली कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जिसके कारण काफ़ी भयानक बाढ़ आती है। और कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलते हैं? ये सभी आपकी छोटा नागपुर प्लेटो से निकलते हैं। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेटो से निकलते हैं, जो कि झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड से निकलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, क्या कारण है इसका? स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन कारण होता है। किसके कारण? समुद्र तथा स्थल का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उस कारण ये भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन होता है। मैंगो सावर है, यानी कि आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो मैंगो सावर एक क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। ये मैंगो सावर क्या है? ये कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में होने वाली बरसात है। कहाँ पर? केरल और कर्नाटक में। निम्न राज्यों में से किस राज्य में विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो जाड़े के वर्षा में कहाँ पर वर्षा होती है? तो जाड़े के टाइम में जो रिट्रीटिंग मानसून है, यानी कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी आपका ये मेघालय स्टेट में है, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय में अवस्थित है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। चेरापूंजी में, मौसिनराम में सबसे ज़्यादा आपकी वर्षा रिकॉर्ड किया गया। कहाँ पर? मौसिनराम। अगला क्वेश्चन आता है, क्या करना है? मैचिंग करना है।
बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। तो देखते हैं हम लोग। तो बाढ़ कहाँ पर अधिकतर आती है? तो बाढ़ अधिकतर आपके बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में आती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3। भूकंप हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में, झारखंड तथा उड़ीसा, मध्य पूर्वी भारत में। तो भूकंप सब जगह कहाँ पर आते हैं? ये आपके हिमालय रीजन में आते हैं। सूखा, सूखा आपका कहाँ होता है? मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात आपका ये उड़ीसा वाले कोस्टल एरिया में आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 3142। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। करेवास मृत्तिका जो जाफरन केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो कहाँ पर होता है आपका केसर का प्रोडक्शन? तो ये आपका कश्मीर हिमालय में होता है। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर कौन सी मिट्टी है? तो ब्लैक सॉइल अर्थात काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसको ब्लैक सॉइल को। और यह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी सब जगह कहाँ पर होती है? सब जगह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में यहाँ पे है। सेम क्वेश्चन है। रेगुर नाम है किसका है? काली मिट्टी का। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा। तो अगर अतिचराई की जाती है तो उससे और मृदा अपरदन होगा। वनोरोपण द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन, पशु पक्षी की संख्या वृद्धि। तो मृदा का कटाव वृक्षारोपण से रोका जा सकता है, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। गंगा के मैदान को एक डैश डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। किसके रूप में? जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? आपकी बांगर कहलाती है। जो गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नील मिट्टी क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदी द्वारा कौन सी निर्मित होती है? जलोढ़ मिट्टी, यानी जो जल के द्वारा बहा के लाई जाती है वही क्या आपकी जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी लगभग ये 34% पूरे भारत का है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो वन क्षेत्र का जो करंट टाइम में लगभग आपका पहुंच चुका है 23 से 24%। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ राज्य है वो आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश स्टेट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनों वाला क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ये लगभग कौन सा सबसे ज़्यादा? अरुणाचल प्रदेश है। और एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा है? एरिया के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लगभग 48 हैं। और यूटी की बात किया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। वहाँ पर कितने? 96 हैं। समस्त विश्व में तेंदुए की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या क्या है? तो सबसे ज़्यादा तेंदुए की जनसंख्या कहाँ पर? भारत में है। और उसकी
अनुमानित लगभग जनसंख्या कितनी है? 12,852 संख्या लगभग है किसके? लियोपोल्ड के। इसमें आपको कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वर्ष 1991 से लेकर 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग कितनी थी? 21% थी। तो ये स्टेटमेंट क्या दिया है? बिल्कुल सही दिया है। उस टाइम जो वृद्धि दर थी 21.34% थे। वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया है। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी भी लगभग की जनगणना का उत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया है। 1 और 4 आपका स्टेटमेंट सही दिया है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जो नगरीय जनसंख्या वो लगभग कितनी है? 31% है। अभी हमने बताया कि लगभग जो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? 70% है। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? बी नंबर। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण कहाँ से निकलती है? गंडक से। ये जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं ये आपका बीपीएससी जो 69th प्री होने वाला है, और आपके बिहार टीचर के लिए और बिहार पुलिस तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहें। त्रिवेणी नहर में से किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी में कहाँ से पानी आता है? ये आपका गंडक नदी से आता है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो भाखड़ा नांगल एक किन परियोजना है? हरियाणा राजस्थान की क्या है? राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर क्या है? जो बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? भाखड़ा तथा नांगल बांध कहाँ पर बने हैं? सतलज नदी में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल कौन सा? भाखड़ा नांगल कहाँ पर बना है? अभी जैसे बताया, ये आपका सतलज रिवर पर पंजाब में बना हुआ है। कहाँ पर? पंजाब में। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम कहाँ पर है? ये कृष्णा रिवर पर है। किस नदी पर है? कृष्णा रिवर पर बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? क्या पूछ रहा है? पट्टी सीमा ये आपका कृष्णा व गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। हीराकुंड डैम तैयार किया गया है, तो हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया हुआ है? तो हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा राज्य में है, ये महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर है? महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो तिलैया, बेल पहाड़ी, मैथान ये सभी कहाँ पर है? कोनार रिवर पर बनी हुई है। सॉरी, कोनार नहीं है ये आपका, तो बराकर रिवर पर है। तो मैथान है, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर बनाए गए हैं। किसकी? दामोदर की सहायक नदी पर। कौन सी है? बराकर। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी? सबसे आपके मीठे पानी की झील आपके कहाँ पर है? उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन से? उलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और आपका लोकटक भी झील है, ये भी सबसे मीठे पानी की झील है। और जो चिल्का झील है और सांभर, ये सभी दोनों
क्या है, खारे पानी झील है। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, बुलार झील एंड लोकर झील। तो आपका मोर देन 1 हो जाएगा। भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है। तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत इसमें कौन कौन सा नहीं है, सहकारी समितियां ये भी, ये है व्यापारिक बैंक ये भी है, आरआरबी ये भी है। तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं दिया, क्योंकि सभी क्या है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है। तो विभिन्न मौसमों पर दो फसलों को उगाने से ये उग्म पैदावार का यानी डबल क्रॉपिंग का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। तो नकदी फसल में आपके गेहूँ शामिल नहीं है। एक आपका आपका खाद्यान्न फसल है। कैश क्रॉप में क्या क्या आता है आपका, शुगर केन आता है, कॉटन आता है, जूट आता है, टोबैको एंड ऑयल सीड आते हैं। सभी किस में आते हैं, आपका नकदी फसल में आते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, पीछे थोड़ा 5-6 क्वेश्चन यानी 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा क्या हुआ, आवाज़ दब गई थी क्योंकि बैटरी डाउन हो गए थे, बैटरी ध्यान नहीं दिया गया था, उसको अब चेंज कर लिया गया। तो अब आवाज़ आपकी सही आएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो किसके प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रगति की है, गेहूं के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रगति की है। इसके गेहूं के प्रोडक्शन में हरित क्रांति के आने से गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख खाद्य फसल कौन है इंडिया की, चावल है। और दूसरे नंबर पर गेहूं है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम पर बताए गए हैं। तो कौन सा एरिया है जो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, तो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है उसे चावल कटोरा कहा जाता है। कौन सा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल गेहूं, मक्का, जौ, चावल। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, चावल है, उसका बाद आता है गेहूं आता है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी फसल है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली कौन सी, मूंगफली है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक स्टेट है, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कपास का प्रोडक्शन होता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है। तो गन्ने के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा गन्ने प्रोडक्शन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु। ये स्टेट आपके सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले गन्ने के। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, यानी कि जो ड्राई एरिया है, ड्राई लैंड है, उसके लिए सबसे उचित फसल कौन सी है। तो उसके लिए आपके कौन सबसे उचित फसल है, गन्ना, जूट, मूंगफली, गेहूँ। सबसे उचित फसल आपकी है मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन करने वाला राज्य केरल है। यह देश का लगभग 75% यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। सेम क्वेश्चन है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों है। तो किसका है, दाल का है। इस क्वेश्चन के अनुसार दाल मान सकते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होते। चाय बागान कहाँ पर, किस पहाड़ी में नहीं होते,
कानन देवन यहाँ पर होती है, दार्जिलिंग में भी होती है चाय की खेती, नीलगिरी में भी होती है, लेकिन आपके गिरनार पहाड़ियों पर नहीं होती है। कहाँ पर? गिरनार पहाड़ियों पर नहीं होती है। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलुरु ये आपका कर्नाटक में है, कुर्ग ये भी कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी ये भी कर्नाटक में है, लेकिन पुलनेज ये आपका कर्नाटक में नहीं है। कौन सा? पुलनेर आपका कर्नाटक में नहीं है, तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, चाय का, अनाज का, पेट्रोल रसायन, पेट्रोलियम का। तो भारत चाय का अपने कंजम्पशन से अधिक प्रोडक्शन करता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा पटसन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है इसका प्रोडक्शन? पश्चिम बंगाल में होता है, और दूसरे नंबर पर बिहार राज्य है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो अभी जस्ट बताएं बिहार कौन सा स्थान है जूट के प्रोडक्शन में? बिहार इसमें दूसरा स्थान है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट, गैलिना। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसे क्या कहा जाता है? बॉक्साइट कहा जाता है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम और गैलियम का मुख्य स्रोत होता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे कौन से स्टेट है जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो पंजाब में कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो चांदी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटका है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी, अभ्रक, तांबा, लौह अयस्क, जिप्सम। तो 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? ब्राज़ील था, और तांबे की सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला चिली था, जिप्सम का अमेरिका था, और लौह अयस्क का ऑस्ट्रेलिया था। इसमें क्या हो जाएगा आपका? नाना प्रदेश हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन है? झारखंड है। एक क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? झारखंड है। और करंट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, देन उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपलब्ध है? झारखंड में है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार बिहार आंसर हो जाएगा आपका। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, फिर सबसे कम का होता है? क्वेश्चन का आंसर देखना हमको। तो सबसे ज़्यादा आपका छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन होता है, देन उड़ीसा में, देन झारखंड में। इसमें कहीं पर आपका छत्तीसगढ़ नहीं दिया हुआ है, न ही उड़ीसा दिया है, न ही झारखंड दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के कोयला का, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? किसकी बात कर रहा है? चिड़िया। तो चिड़िया की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ पर लौह अयस्क खनन होता है। किसका? लौह अयस्क का। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम का अयस्क कौन सा है? तो रेडियम अब क्या है? ये रेडियो एक्टिव, रेडियम क्या आपका? ये रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव क्या है? रासायनिक अवयव है। कौन सा? रेडियम आपका। और इसका जो अयस्क होता है पिच ब्लेड होता है। क्या होता है? पिच ब्लेड, इससे प्राप्त किया जाता है। भारत में पहला पनबिजली यानी हाइड्रो पावर स्टेशन
शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ किया गया था? तो सबसे पहले कहाँ किया गया था? शिव समुद्रम में। ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। ये गलत दिया है, क्योंकि ऊर्जा प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग भारत में न्यूनतम है। ये भी गलत दिया हुआ है। क्या पूछा? सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट दिया है, दूसरा सही दिए हुए हैं, लेकिन क्या पूछा? गलत पूछा है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो परसेंटेज लगभग 10% के आसपास है 2019-20 के अनुसार। तो आपका आंसर हो जाएगा, वो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात के निर्यात में तुलनात्मक सुविधा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो भारत में लगभग 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जो टोटल लंबाई लगभग 1,40,995 किलोमीटर है। ये 2021-20 के अनुसार कितना? 1,40,000 41,000 के आसपास टोटल लंबाई है। इनमें से आपका कोई भी सही नहीं है। क्या है? ये उस टाइम के अनुसार तो सही है, लेकिन करंट के अनुसार कुछ भी सही नहीं इसमें। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था 1800 में। ये डलहौजी के टाइम पीरियड में तैयार किया गया था। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। जो बड़ी लाइन होती है उन दोनों पटरियों के बीच की दूरी लगभग 5.5 फीट होती है। मारमुगाओ पत्तन स्थित है। कौन सा? मारमुगाओ पत्तन स्थित है। कहाँ पर है ये? गोवा में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो 13वां कहाँ स्थापित किया जाने वाला है ये महाराष्ट्र में। कब की बात है? 2020 में फैसला लिया गया था इसके बारे में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी अवस्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्व इसका नाम था सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये हरियाणा के गुड़गांव में है। कहाँ पर? हरियाणा के गुड़गांव में है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। जो तीसरा शोध केंद्र अंटार्कटिका में बनाया गया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है भारती है। क्या नाम है? भारती है। जो पहला शोध केंद्र स्थापित किया गया था वो 1983-84 में किया गया था। और भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र का क्या नाम रखा था? मैत्री, जो कि 1988-89 में स्थित किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? कैम्बिक खाड़ी, मन्नार खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो जो आपके कोरल रीफ ये आपके कैम्बिक खाड़ी में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? कैम्बिक खाड़ी में नहीं पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कोरल रीफ्स? ये आपका कच्छ के खाड़ी में, मालवा क्षेत्र में, लक्षद्वीप में, मन्नार खाड़ी व अंडमान निकोबार में क्या कोरल रीफ पाए जाते हैं। यहीं पर आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होता है, और यहीं से आपका जियोग्राफी का पूरा सेक्शन भी समाप्त होता है। इस हिसाब से हमने 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड जियोग्राफी, 4 सेक्शन हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग आपके यहाँ से अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे
यहाँ से लगभग आपके 100 क्वेश्चन बनना श्योर है। 100 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपके, क्योंकि आपके 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं और 30 से 35 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। अगर 30 जोड़े तो 60 क्वेश्चन आपका साइंस और हिस्ट्री से हो गया और 20 क्वेश्चन आपका जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स हो गया। 100 क्वेश्चन आपका यहीं से आसानी से बन जाएंगे। अब आपका जो मेन टॉपिक बच रहा है, बिहार स्पेशल बच रहा है और इकोनॉमिक्स बच रहा है, इनको हम आपको जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपका जो बिहार टीचर का एग्ज़ाम लगा हुआ 24-25 अगस्त को लगा हुआ है, इसलिए हमको इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और आपका बिहार टीचर्स भी 30 सितंबर को लगा हुआ है। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर आप लोगों ने हेलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेलो एग्ज़ाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।